नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं। तो हम शुरू करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जब आप देखते हैं तो सबसे पहली बात ये आती है कि यार इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन के मायने क्या है। आज की क्लास हम अलग तरीके से शुरू करें कि भाई अलजेब्रा है तो इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन को हिंदी में हम कहते हैं समीकरण। इक्वेशन से जो ये वर्ड है इक्वेशन, ये बना है इक्वेट से, भी किसी भी चीज को इक्वेट कर देना, वो होती है इक्वेशन। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि अगर मैंने लिखा हुआ है x खाली, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी भी चीज के इक्वेट कर देता हूं, मान लेते हैं मैंने 2 के बराबर इसको रख दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, जिसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, इस x को हम वेरिएबल कहते हैं। और क्यों कहते हैं हम इस x को वेरिएबल, इसकी वजह मैं बता देता हूं। वेरिएबल का मतलब होता है चर, यानी जिसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहे। ठीक है, x की जगह मैं 2 भी डाल सकता था, x की जगह मैं 3 भी डाल सकता था, तो ये x वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख देता हूं, मैं ये कह देता हूं कि भाई x प्लस वाई बराबर 2 है, इसका मतलब हो गया कि इस इक्वेशन के अंदर अब 2 वेरिएबल आ चुके हैं जिनका सम 2 है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल आ चुके हैं जिनका सम कितना है, 2 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x और y का मान आप मुझे बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे। हम ऐसे से धीरे मैं जोड़ रहा हूं आपको चीजों से कि कहां पे हमें जाना है और क्या बात हमें समझनी है और फिर क्या सवाल हमें करना है। तो मैंने बोला कि x प्लस वाई अगर 2 है, तो आप ये कहेंगे कि आप अगर एक बात और बताते हैं, आप अगर ये बताते हैं कि x माइनस वाई 1 है, तो ही हम x और y का मान बता सकते हैं अलग अलग, कि अब x हमारा 1.5 हो जाएगा और y हमारा 0.5। अगर मैं ये चीज आपको नहीं देता तो आप x और y कभी भी नहीं निकाल सकते थे। उसकी वजह होती है कि अगर 2 लोग हैं और अगर आप उनके बारे में कुछ भी रिश्ता बताना चाह रहे हैं, तो उसमें कम से कम हमें 2 बातें बतानी पड़ेंगी। कम से कम हमें 2 बातें बतानी पड़ेंगी, तभी हम वो रिश्ता बता सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल हैं, अगर एक इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल हैं, तो आपको 2 ही इक्वेशन चाहिए, तभी आप उन वेरिएबल का मान निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। यही चीज मैंने समझाई। मैं आज फिर से एक बार आपको अच्छे से बताता हूं कि अगर सवाल में x प्लस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी सवाल में फाइंड x एंड y हो सकता है। तो आप बोलेंगे जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल में x और y सवाल में कभी नहीं हो सकता, ऐसा पूछा ही नहीं जा सकता। इसका मतलब अगर x प्लस वाई 2 दिया हुआ है, तो मुझसे क्या पूछ सकता है, मुझसे पूछ सकता है कि x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई की क्यूब क्या होगी, x प्लस वाई अपॉन 4 क्या होगा। इतनी सी बातें हमसे पूछ सकता है, जहां पे x प्लस वाई का यूज होगा। मैंने क्या बोला कि अगर x प्लस वाई बराबर 2 है, तो सवाल जब भी बनेगा तो वो x प्लस वाई का स्क्वायर बनेगा, x प्लस वाई की क्यूब बनेगी, x प्लस वाई अपॉन 4 बनेगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसा सवाल भी बन सकता है कि x प्लस वाई का मान लेते हैं x प्लस वाई और प्लस जेड का स्क्वायर पूछ लिया हमसे। कब पूछ लिया, जब हमें x प्लस वाई सिर्फ क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, देख पा रहे हैं। और हमसे क्या पूछ लिया, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2x जेड माइनस 2y जेड। तो आप देखेंगे कि जब आप इस चीज को खोलेंगे, तो मैंने क्या कहा कि अगर x प्लस वाई 2 है, तो मेरे से ये सवाल बन सकता है। आप देखेंगे अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर खोलता हूँ, अभी हो सकता है कुछ लोगों को कोई बात ना समझ आ रही हो, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको समराइज करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी अगर आप बहुत गहराई में नहीं समझना चाहते। आप देखेंगे अगर हम इस फॉर्मूले को खोल लेते, तो ये चीज सब कट जाएगी। लास्ट में जो बचेगा वो सिर्फ यही बचेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। और मुझे पता है ये 2 है तो ये 4 है। देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमें 2 वेरिएबल और एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कभी भी सवाल इस बात पे नहीं आ सकता कि x और y अलग अलग क्या है। जब भी सवाल आएगा तो x प्लस वाई टोटल पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, एक बंदा है श्याम, एक राधा है, इनके पास 100 रुपए हैं, इनके पास 90 रुपीज है। या तो ऐसे सवाल है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के पास मिला के 250 रुपए हैं। मैंने ये कह दिया इन दोनों के पास मिला के 250 रुपए, ये कह दिया मैंने। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अगर 50 रुपए इसने इसको दे दिए और 100 रुपए इसने इसको दे दिए, फिर 28 रुपए इसने इसको दे दिए, फिर 5 रुपए इसने इसको दे दिए, ये चल रहा है इनके बीच में। तो आप मुझे बताओ क्या कभी ये बात पूछी जा सकती है,
ठीक है, क्या कभी ये बात पूछी जा सकती है कि अभी श्याम के पास कितना है या राधा के पास कितना है? नहीं पूछी जा सकती। यही बात पूछी जा सकती है कि अगर इस दौरान 10 रुपए गिर गए तो बताइए अब श्याम और राधा के पास टोटल कितना है? तो आपका जवाब होगा 240। अभी जो मैंने बात बताई है वो मैंने एक बात बताई है, आप चाहो तो इसको समराइज करके लिख लो कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल्स का होना जरूरी है। उतने वेरिएबल्स हैं, जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल्स हैं, तब तो हम उनका मान निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर 3 वेरिएबल है, मुझे दे दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 मुझे दे दिया, ठीक है। अब अगर और कुछ नहीं दिया मुझे और कुछ भी पूछ रहा है, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर पूछ रहा है, तो मैं इस वाई जेड को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, 0 1 2। मतलब जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल फिक्स होंगे। आप ऐसे लिख लीजिएगा, जितनी इक्वेशन है की को रिमेनिंग को 0 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। इंग्लिश वाले भी इस बात को समझें, अगर कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, कि हमने क्या बोला है, जितनी इक्वेशन है, जितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल फिक्स होंगे। जैसे इस सवाल में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है, यानी कि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो एक फिक्स है। मतलब एक को मैं नहीं मान सकता, बाकी को मैं कुछ भी मान सकता हूं। जैसे मैंने y को 1 मान लिया, z को 2 मान लिया, तो x कितना आ जाएगा 3। ये कैसे निकला? इस 6 की सहायता से, 6 की हेल्प से। बात समझ रहे हैं नहीं? अभी हमने क्या बात कही, हमने कहा जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल फिक्स होंगे, तो बाकी को 0 1 2 कुछ भी माना जा सकता है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 था और ये हमसे पूछ रहा था, तो हमने वाई जेड को हमने बोला कि हम 0 कर देते हैं, तो यहां से x कितना आ गया 6, और सवाल में क्या पूछ रहे हैं x स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 36। आप मुझे इतनी सी बात बताओ कि जो मैंने बात आपको बताई 10 मिनट में, क्या आप उसे समझ पाए या नहीं? मैंने खाली इतना कहा कि जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल का फिक्स होना जरूरी है, ठीक है। बाकी वेरिएबल को आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। बोलो बात क्लियर है नहीं? आगे बढ़े, हम इस पे सवाल करें कुछ, कि इस पे सवाल किस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत करता हूं, और वो भी ऐसे सवालों से जो कि पेपर में आए हैं, एसएससी मेंस, इन सब में आए हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से सवालों से हम शुरुआत कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे सवालों तक जाएंगे, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। एक बहुत छोटा सा सवाल मैं लिख रहा हूं जो कि इस बार के मेंस में आया। सवाल ये था कि भाई x प्लस वाई बराबर 3, ये सवाल था मेंस में, इस बार के मेंस में आया ये सवाल, बहुत बेसिक। और आपसे पूछा था फाइंड x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy, है बहुत आसान सवाल, प्लस 9xy क्यूब, सॉरी, ये सवाल था। अब आप क्या करते हैं कि यार मैं इसकी क्यूब कर लेता हूँ, या ऐसा मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं इसकी क्यूब कर लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे मैंने अभी जो बात बताई, मैं बहुत छोटे से सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप मेरी बात को समझ पाए, उस अहमियत को आप समझ पाए, ठीक है। सब लोगों को समझ में आए, जो बच्चा इसको कम भी आता है नहीं भी आता, सबको आए, ठीक है। आपने देखा एक इक्वेशन है, सिर्फ एक इक्वेशन है, और वेरिएबल है यहाँ पे 2 x और y। तो हमने कहा कि हम y को कुछ भी कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं बस इतना देखूंगा कि जी y मेरी नजर में 0 है और y 0, तो ये पूरा 0 है, सिर्फ x की क्यूब बचता है और x 3 है, 3 की क्यूब कितना होगी 27। मतलब मैं फॉर्मूला इसकी क्यूब भी क्यों करूं, मैं क्यूब का फॉर्मूला भी क्यों लगाऊं, क्यों मैं अपने 10 सेकंड भी खराब करूं? बात समझ रहे? मैंने सिर्फ क्या किया कि भाई एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो मैं एक को 0 करूंगा ही करूंगा। मैंने क्या किया, y को 0 कर दिया। मुझे उस y को 0 करने से फायदा क्या हुआ कि मेरा ये 9xy और y की क्यूब खत्म हो गया, 3 की क्यूब 27। बहुत छोटा सा सवाल मैंने लिया था, सिर्फ इसलिए कि आपको मैं ये बात समझा पाऊं जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत छोटे छोटे से सवाल, ये भी इस बार के मेंस में आया हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बहुत छोटा सा सवाल। सवाल क्या था कि x प्लस वाई बराबर 2017 था, x प्लस वाई बराबर 2017 था। आपसे बोल रहा था -1 की पावर x प्लस
-1 की पावर y क्या होगा, ऐसा सवाल पूछ ले। इस सवाल में तो बच्चा सोचता है यार मैं फॉर्मूला भी क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं, बड़ी मुश्किल आ जाती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बात बताई है, मैंने क्या बात बताई, मैंने आपसे कहा कि अगर x प्लस वाई बराबर 2017 है, यानी कि दो वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, इसका मतलब है कि x और y का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता। और अगर x और y का एग्जैक्ट मान नहीं निकाला जा सकता तो x y को अपनी मर्जी से मैं कुछ भी मान सकता हूं, कुछ भी। आप देखेंगे अगर मैं y को 0 मानता हूं तो मुझे x को क्या आ जाएगा, 2017 आ जाएगा। तो -1 की पावर 2017 प्लस -1 की पावर 0, तो आप देखेंगे -1 की पावर ऑड -1 प्लस किसी की भी पावर 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये दो बहुत छोटे छोटे से सवाल थे मेंस के, जिनको मैंने लिया ये बात समझाने के लिए आपको। अभी आप देखेंगे हम बहुत सारे सवाल सिर्फ इसलिए करेंगे कि कब आपको 0 लेना है और कब नहीं, है कैसे पता चलेगा। बात आ रही है समझ, -1 इज द रॉन्ग आंसर। चलिए एक और बहुत छोटा सा सवाल मैं मेंस का ही आपसे पूछ रहा हूं कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है, ये भी बहुत आसान सवाल है। इसमें थोड़ा सा ये है, ध्यान देना पड़ेगा किसको हमें 0 मानना है और किसको नहीं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, आपसे पूछ रहा है फाइंड 3y²। जैसे भी अलजेब्रा में तो क्या है कि मेरे सवाल में दिमाग में है और छोटे छोटे सवाल होते हैं हम लिख देते हैं, बाकी जब और चैप्टर आएंगे तो हम सवाल को प्रोजेक्ट कराएंगे कंप्यूटर से, उसकी आप टेंशन न लें। सवाल का उसके लिए आपको अपना मोबाइल पास में रखना पड़ेगा ताकि आप झट से क्लिक कर लें फोटो और करें सवाल को। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, 3y² प्लस x² प्लस z² अपॉन 2y² माइनस x जेड। देखिए अब क्या है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा सोचता है यार अभी तो इन्होंने बताया कि एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल है तो बाकी के 2 वेरिएबल को हम कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर मैं y और z दोनों को 0 मान लेता हूं, समझिए मेरी बात को, अगर मैं y और z दोनों को 0 मान लेता हूं तो x भी 0 हो जाएगा, और जब ये तीनों 0 हो जाएंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं तो कभी भी 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए। 0/0 फॉर्म का मतलब होता है इनडिटर्मिनेंट, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ये बात आपको पता होगी, नहीं तो मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों है, इनडिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें मैं नंबर सिस्टम में बताऊंगा। तो 0/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए और 1/0 फॉर्म नहीं बननी चाहिए, इनफाइनाइट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ये सब नहीं बनना चाहिए कभी भी आप माने। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम देख लेते हैं फिर क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम जेड को तो एटलीस्ट कर सकते हैं 0, बिल्कुल। तो हमने जेड को 0 कर दिया ताकि थोड़ा सवाल छोटा हो जाए। कर सकते हैं जेड को 0, बिल्कुल कर सकते हैं। जब मैंने जेड को 0 किया तो आप ये पाएंगे कि x कितना आ गया, -y आ गया। x कितना आ गया, -y, तो मैं यहां रख देता हूं 3y² प्लस x की जगह -y रखूंगा तो स्क्वायर करेंगे फिर प्लस का y अपॉन 2y²। तो आप देखेंगे ऊपर 4 है और नीचे 2, कितना आंसर आ जाएगा, 2। 2 इस सवाल का उत्तर है, 3/2 सही उत्तर नहीं है। 2 काफी सारे बच्चों का आ रहा था। तो ये बात भी आपको देखनी पड़ती है, ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी कि कब तक आप 0 ले सकते हैं और कब तक नहीं। ऐसा ना हो कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है और आपने तीनों को ही 0 ले लिया तो फिर 0/0 फॉर्म बनना तय है। इतनी बात समझ अगर आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बात दोस्तों, आगे बढ़े। जैसे मैं और 2 सवाल लेता हूं जहां पे भी और ये दिक्कत आ सकती है अगर आप 2 वेरिएबल को, तो देखिए आप एक चीज समझे कि आपको कंसेप्ट पता चल गया कि भाई जितनी इक्वेशन है उतने वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर वेरिएबल को अपनी मर्जी से 0 ही मान लें। जैसे अगर हम यहाँ पे 0 नहीं मानते तो कोई बात नहीं थी, आप y को 1 मान लेते, कोई इशू नहीं आता जरा भी। अगर आप y को 1 मानते तो x कितना हो जाता आपका, -1, यहाँ पे रख देते हम, तो 3 + 1 अपॉन 2, तब भी 2 आंसर आता। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मानना है, मानने को आप मान सकते हैं लेकिन 0 नहीं मान सकते। जब आपने z को 0 मान लिया तो आप y को 0 नहीं मान सकते, आप कुछ और मान सकते थे, ठीक है, लेकिन मान सकते थे। क्यों? क्योंकि 3 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, 2 को मैं मान सकता हूं। वेरी गुड, चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं और भगवान जल्दी से सारा सेटअप ठीक कर दे, एकदम आवाज क्लियर जाए, आपको मैं क्लियर दिखूं और आपको अब गणित पढ़ने की इसके बाद जरूरत ना पड़े, चाहे हमें कुछ और आवर्स बढ़ाने पड़े, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपको कंप्लीट उतना पढ़ा दूं जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। वैसे तो गणित की कोई था नहीं है, बहुत है, लेकिन उस गणित पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जो आपको सिलेक्शन ना दिला पाए। आपको जीएस भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है। आजकल बहुत होड़ लगी हुई है
कि अगर ये 90 घंटे ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, ये मैं 200 घंटे पढ़ाऊंगा, मतलब नहीं है। गणित की तो कोई था नहीं, अगर मैं ज्योमेट्री पढ़ाना शुरू करूं तो 3 साल में भी नहीं खत्म हो पाएगी। हमारा मेन टारगेट एसएससी सीजीएल है, वो आपको क्वालिफाई करना है, और वो कम से कम मटेरियल में कम से कम पढ़ा के मैं कैसे करा सकता हूं वो मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद 5-6 बार उस दौर से गुजरा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम एक और 2 सवाल ले रहे हैं जहां पे आपको ये प्रॉब्लम आएगी, इसमें जीरो करने में प्रॉब्लम नहीं, मैं मेंस के बहुत सारे सवाल कराऊंगा। अभी आप देखेंगे इस कंसेप्ट पे जो आज की क्लास में हमने उठाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स और इक्वेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स टू इक्वेशन। ठीक है, कितनी वेरिएबल कितने इक्वेशन, ये जो आज हमने कॉन्सेप्ट उठाया, इसमें हम मेंस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल करेंगे जो आए हुए हैं और जो आगे आ सकते हैं। ठीक है, अभी मैं 2 सवाल लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप 2 से 4 सेकंड में दोनों सवालों के उत्तर बता पाएंगे। ठीक है, एनफ होगा। गणित में कुछ अलग नहीं है, मेंस भी कुछ अलग नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन करने के लिए ये सब चीजें बहुत ज्यादा दे दूंगा, आप उसकी एकदम फिक्र मत करो। ठीक है, जितने भी नए क्वेश्चन वो क्लास में करा के, और जो आपको घर से प्रैक्टिस करनी है वो भी हम दे देंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा, देखिए बहुत ज्यादा पढ़ के मैं इतना मटेरियल दिखा के कहूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा तो बेवकूफी होगी, उससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं इतना पढ़ा के कहूँ यार इतना काफी है, इससे आपका पेपर निकल जाएगा, तो उतना ही पढ़ पाएंगे ना। एसएससी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिमाग तो है नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, चलिए हम सवाल ले रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा एक 2 सवाल में लिख रहा हूँ। इन दोनों में से कोई भी सवाल अब तक पेपर में नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आने चाहिए। कि इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तब आपको बताना है फाइंड, पहला पॉइंट, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी बी। ठीक है जी, बात क्लियर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए अब जैसे एक बच्चे ने ये पूछा है कि हम 2 वेरिएबल को 0 क्यों नहीं कर सकते। आप बताइए, अगर आपने सी को 0 किया, ठीक है, आपका मन था कि भाई एक इक्वेशन है, आप सी को 0 कर सकते थे, बिल्कुल आपने किया, फिर आपने बी को भी 0 कर लिया, तो आप देखेंगे इन दोनों को 0 करने के बाद आपको पता चलेगा कि ए भी 0 आ गया नहीं आ गया। यही पिछले सवाल में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर ये तीनों 0 आ गए तो ये 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म बन गई, जबकि मैंने अभी आपको बताया कि 0/0 फॉर्म नहीं बनानी है। बात क्लियर है कि नहीं? ये मैंने आपको बताया कि 0/0 फॉर्म नहीं बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत आसान सी बात थी। कुछ एक इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब है कि एक वेरिएबल फिक्स है, इसके अलावा हमें और वेरिएबल्स पे नजर डालने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए? तो एक वेरिएबल फिक्स है, बाकी को मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने अभी जैसे आपने देखा था, मैंने क्या किया था, मैंने z को 0 किया था पिछले सवाल में, ऐसे ही मैंने यहाँ पे c को 0 कर दिया और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा उसके बाद करूंगा, उसके बाद मुझे करना होगा तो मैं b को 1 मानूंगा, a को -1, जो मुझे मानना होगा मानूंगा, लेकिन अभी मैंने c को 0 किया। जैसे ही हम c को 0 करेंगे तो ये चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी या नहीं? ये चीज भी खत्म हो जाएगी और ये चीज भी खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए कि a और b को मैंने इसलिए अभी तक कुछ नहीं किया था क्योंकि अगर मैं करता तो उसमें मेरा दिमाग लगता कि मैं a को -1 ले रहा हूं, b को 1 ले रहा हूं। मैं क्यों लूं? a चाहे 1 हो चाहे 1 करोड़ हो, a स्क्वायर को a स्क्वायर से कट जाना है, b चाहे 1 हो चाहे 1 लाख हो, b स्क्वायर को b स्क्वायर से कट जाना है। जब इन दोनों को कट जाना है तो हम दिमाग क्यों लगाएं? यानी कि 1 + 1 क्या आंसर आ गया? 2। तो कई बार क्या होगा कि ऐसे जब ये कट जाएंगे, आप b को 1 मत लिखिए, लिख भी सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसलिए नहीं लिखा कि जब b को b से कट जाना है, b स्क्वायर को b स्क्वायर से कट जाना है, तो इस बात का महत्व ही खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हम जो आसान सवाल है उन पे हम कम टाइम लगाएंगे। जैसे इसी सवाल में अगर देखें, इस सवाल में भी जैसे ही हम c को 0 करेंगे तो क्या होगा कि जैसे ये c 0 हुआ, यहां से ये 0 होगा, तो b स्क्वायर से b स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1/2 + 1/2 बराबर 1। ये इस सवाल का उत्तर। ठीक है, 2 और 1 उत्तर है। अगर आप इजाजत देंगे कि हम आगे बढ़ें तो हम एक बहुत खूबसूरत सवाल इस बार के मेंस में आया हुआ लेंगे। दोनों में से कोई भी सवाल अभी नहीं आया। ये सवाल मेट में आया हुआ था, ये कहीं नहीं आया। इन दोनों में से सवाल आने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत खूबसूरत सा सवाल मेंस का ले रहे हैं। बड़ा पगलुआ टाइप सवाल है ये, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये सवाल। ठीक है,
तो इजाजत है जी आपकी? बिल्कुल इजाजत है। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दें आंखों को, ठीक है, देखना फिर कुछ बाकी ना रहे। चलिए एक बहुत ही औसम सवाल जो कि इस बार के मेंस में आया, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा, मजा आ जाएगा आपको देख के। सवाल ये था कि इफ x1 x2 x3 बराबर 4, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 4, ऐसे था। इतना लंबी चौड़ी, मतलब इतनी इक्वेशन लंबी चौड़ी थी कि क्या बताएं इसके बारे में, ठीक है। हमसे पूछा था फाइंड 1/2 प्लस x1 2 प्लस x2 1/2 प्लस x3, ये हमसे पूछा था सवाल। तो आप मुझे बताइए क्या उत्तर होना चाहिए। मैं ऑप्शन आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सही जवाब बताएंगे। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया, आपको कोई अपना ज्ञान नहीं लगाना फालतू का, जितना मैंने आपको पढ़ाया उस हिसाब से आपको बताना है, ठीक है भाई। एक इक्वेशन दे रखी थी भाई, एक इक्वेशन थी और वेरिएबल कितने थे? 3 थे, ठीक है। एक इक्वेशन थी और वेरिएबल कितने थे? 3 थे। तो हमने क्या किया हमने ये कि भाई अगर एक वेरिएबल को पहले 0 करके देखते हैं x3 को, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया। हमने देखा यार x2 को भी कोई फायदा नहीं है, x2 को भी 0 कर देते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये 4 भी 0 में कट गया। हमने क्या किया है अभी तक? हमने ये किया कि हमने x2 और x3 दोनों को 0 कर दिया। बस इससे x1 भी 0 आ जाता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगर तीनों भी 0 हो जाते इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप कहेंगे क्यों नहीं है जी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर 0 0 डालते तो फॉर्म क्या है, 0/0 नहीं बन रही है, 1/0 नहीं बन रही। अभी हमने 2 को ही 0 किया तो x1, वैसे भी हम x1 को 0 नहीं कर सकते थे। आप समझिए मेरी बात को, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि अगर आप x1 को भी 0 कर लेते तो 4 बराबर 0 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई होना भी तो जरूरी है। हम ये जानते हैं, मैंने आपको बताया कि भैया अगर 3 वेरिएबल हैं और एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है, उसको नहीं छेड़ सकते आप सोचो कि तीनों को आप अपनी मर्जी से मान लो, ऐसा कतई नहीं होगा। फिर दोबारा समझिए बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर एक वेरिएबल है बट इक्वेशन तो एक ही थी ना, तो 2 को 0 क्यों किया? अरे यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर एक इक्वेशन है, यही तो मैंने बताया भाई, अगर एक इक्वेशन है इसका मतलब है कि एक वेरिएबल फिक्स है, आप उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते कि आप उसको अपनी मर्जी से मान लो। बाकी को, यही मैंने लिखा था पहले भी, बाकी को 0 1 -1 कुछ भी मानो। फिर से समझ लो, अगर एक इक्वेशन है तो केवल एक फिक्स है, बाकी को मेरी मर्जी में कुछ भी मानो, बस इतना रहे कि 0/0 फॉर्म ना बन सके। तो हमने 2 को 0 किया तो ये चीज खत्म हो गई, ये चीज खत्म हो गई। x1 यहां से कितना आ रहा है? तो आपका जवाब होगा x1 बराबर -4। x1 बराबर क्या होगा? -4। तो अगर हम यहां -4 रख दें तो आप देखेंगे ये -1/2 इससे कट जाएगा और इस सवाल का उत्तर होगा 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का उत्तर था। बोलो जी बात क्लियर है अब या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। इफ, अभी मैंने कुछ ऐसा कठिन पढ़ाया ही नहीं है बिल्कुल। इफ x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब बराबर 3 1 प्लस एक्स वाई जेड। अब देखेंगे हम सोचते कैसे हैं, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं कि हम सोचते कैसे हैं। जब सवाल दिया होता है हमारे सामने तो p बराबर दिया हुआ है y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर दिया हुआ है z प्लस एक्स माइनस वाई, r बराबर दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में? कह रहा है कि फाइंड p की क्यूब q की क्यूब प्लस r की क्यूब माइनस 3pqr क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। देख लीजिए आप सवाल क्या है। मैंने क्या लिखा,
इफ x की क्यूब y की क्यूब z की क्यूब बराबर 3 1 प्लस एक्स वाई जेड और p बराबर y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर z प्लस एक्स माइनस वाई, r बराबर x प्लस वाई माइनस जेड, फाइंड p की क्यूब q की क्यूब r की क्यूब माइनस 3p/r क्या होगा। इतनी सी बात हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप कैसे हमें हिंट मिलती है। देखिए आप ये मत समझिए, इस बात को समझने की कोशिश मत कीजिए कि मैं कैसे सवाल कर रहा हूं, आप इस बात को भी समझिए कि मैं कैसे सोचता हूं, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है कि एज इट इज सवाल आपको मिल जाएगा, कैसे सोचना है। कई सारे बच्चों का 0 आंसर आ रहा है, आई थिंक बिल्कुल गलत आंसर है, पता नहीं कैसे 0 आ रहा है, भगवान जाने। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, ठीक है, आप समझिए। जैसे अगर मैं किसी छोटे बच्चे से भी पूछूं, अभी आप नहीं बोलेंगे, थोड़ी देर पहले आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं। कि अगर मुझे ये पूछा है, मैं किसी भी छोटे बच्चे से पूछता हूँ 5th क्लास के बच्चे से कि बेटा मुझे बताओ p की क्यूब q की क्यूब r की क्यूब माइनस 3p/r का मान कैसे निकलेगा, तो वो बच्चा मुझे बोलेगा जी इसके लिए p/r का पता होना जरूरी है। p/r पूछेगा वो मुझसे, वो पूछेगा कि भाई पहले p/r तो बताओ, फिर मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, फिर मैं उसको बोलूंगा p बराबर है y प्लस जेड माइनस एक्स, q बराबर है z प्लस एक्स माइनस वाई, r बराबर है x प्लस वाई, फिर मैं ये बोलूंगा, फिर वो हंसने लगेगा, बोलेगा यार ये कौन सी बात हुई, अगर आपने p/r मुझे ऐसे दे दिया तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, अब आप मुझे ये तो बताइए x y z कितने हैं, मैं फिर ये बताऊंगा उसको कि p/r इस टर्म में, अब वो मुझसे x y z पूछेगा। तो जब उसने मुझसे x y z पूछा तो मैंने उसको बोला कि यार x y z अगर मैं ज्यादा दे दूंगा तब तो डायरेक्ट सवाल हो जाएगा, तो मैं उसको एक इक्वेशन पकड़ा दूंगा कि ये इक्वेशन है x y z, ये बोल दूंगा उसको। अब वो बच्चा क्या करेगा, वो मुझे कहेगा हाँ ये तो बड़ा आसान हो गया सवाल, मैं कहूंगा कैसे, वो कहेगा आपने वेरिएबल तो 3 दे दिए x y z, लेकिन इक्वेशन एक ही दी है, तो मैं 2 वेरिएबल को 0 कर लेता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, तो उसने y और z को 0 कर दिया जी। ये देखिए आप सवाल इतना सा रह गया दोस्त कि उसने y z को 0 कर दिया, उसको पता चला कि एक इक्वेशन दे रखी है और 3 मानों की बात कर रहा है ये बंदा, इसका मतलब x की क्यूब क्या आ गया निकल के 3 आ गया। बात समझना पूरी। अब जब उसने y और z को 0 कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, y और z को 0 कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, y और z को 0 कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा। क्या क्या रह गया, p बराबर माइनस एक्स, q बराबर x, r बराबर x। रख देता हूं यहां पे, p बराबर x तो माइनस एक्स की क्यूब आएगी, प्लस एक्स की क्यूब, प्लस एक्स की क्यूब, माइनस 3 इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। तो ये इससे कट जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 4x की क्यूब। अब उस बच्चे को ये पता है कि x की क्यूब तो जी 3 निकाला था मैंने, तो यहां पे रख देते हैं 3, 4 गुणा 3 बराबर 12। तो आपको ये भी समझना है साथ साथ कि हम सोच कैसे रहे हैं, तरीका क्या है सोचने का, हम कैसे बढ़ रहे हैं वहां तक। बात सुनो, समझो ढंग से, पहले आप समझ लो, मैं दोबारा बताऊंगा पूरी बात। फिर से एक बात बताता हूं, जैसे जैसे मैंने सोचना शुरू किया इस सवाल को, हमने किसी से पूछा भाई पी क्यू 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 आर की क्यू माइनस 3p/r बताओ, वो बंदा बोला यार p/r तो बताओ, तो हमने उसको p/r दे दिया, p/r बराबर, तो हमने कहा कि भाई p/r दे देते हैं, चलो हमने उसको p/r दे दिया, y प्लस जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, ऐसे हमने दे दिया उसको। अब वो बंदा बोला यार ये कौन सी बात हुई, मुझे एक्स वाई जेड तो बताओ, एक्स वाई जेड बताओगे तो मैं p/r निकालूंगा, तो हमने उसको एक इक्वेशन दे दी पूरी बड़ी। तो वो बंदा हमसे बोला कि यार मैं एक इक्वेशन से 3 वेरिएबल के मान कैसे निकाल सकता हूं, इसका मतलब कि उस सवाल का उत्तर तीनों वेरिएबल पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, वो उस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने वाई जेड को क्या किया, 0 कर दिया। वाई जेड को जैसे ही 0 किया तो एक्स की क्यूब कितना आ गया, 3, p कितना आ गया माइनस एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स यहां पे रख दिया, तो फाइनली आ गया 4x की क्यूब। x की क्यूब 3 थी, 4 थी, 12। बोलो जी क्लियर है। देखिए एक सवाल था, लिखो, ये सवाल एलडीसी के पेपर में भटका था, मैं थोड़ी सी वैल्यू बदल रहा हूं इस सवाल की, ज्यादा नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्त, सवाल था BC और A B प्लस सी प्लस CA C प्लस A प्लस AB और A प्लस B प्लस 3ABC। ये सवाल मैंने लिख दिया आपके सामने। देखिए अब अगर आप पता है क्या सोचेंगे आप,
मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, क्लियर दिस पॉइंट की एक इक्वेशन मानेंगे इस गिवन इक्वेशन में। यस यस, आप देखो ना, जब आपसे एक्स वाई जेड का मान निकालने की बात आ गई तब तो एक ही इक्वेशन मानोगे ना, एक्स वाई जेड में तो एक ही इक्वेशन दे रखी थी। समझ रहे हैं आप बात को? देखिए अब मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया भाई, ये सवाल, तो अब आप क्या करेंगे, आपको लगेगा यार ऐसा करते हैं। देखिए मैं आपको पहले तरीके से बताता हूं, बच्चा क्या सोचता है, अच्छा बी, जिसके पास दिमाग होता है वो बी प्लस सी है, 13 माइनस ए लिख दिया इसको, समझ रहे ना, ए को इधर ले गया प्लस सी ए, सी प्लस ए है, 13 माइनस बी लिख दिया प्लस ए बी, वो भी दिमाग में आने के ऊपर है, कई बच्चों के दिमाग में भी नहीं आती है बात, प्लस 3 ए बी सी। अब आप देखेंगे ये आ जाएगा 13 बी सी माइनस ए बी सी प्लस 13 सी ए माइनस ए बी सी प्लस 13 ए बी माइनस ए बी सी प्लस 3 ए बी सी, ये लिख दिया। तो अब आप बोलेंगे यार 13 तो कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 3 ए बी सी प्लस 3 ए बी सी, और 3 ए बी सी कट जाएगा, इसका मान कितना दिया हुआ है 5, 13 गुणा 5 बराबर 65, इस सवाल का उत्तर आ गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सवाल ये है भाई कि पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब प्लस आर की क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4, ये हमें दिया हुआ है। पी की क्यूब, क्यू की क्यूब, आर की क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4 दिया हुआ है हमें। ए बराबर बोल रहे हैं क्यू प्लस आर, बी बराबर पी प्लस आर, सी बराबर पी प्लस क्यू, ये हमने बोल रहे हैं, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए की क्यूब, उम्मीद करता हूं कि कृपया सही जवाब दें, ए बी सी, ये आपसे पूछा है, क्या उत्तर होगा? देखिए मैं फिर से एक ही बात कहूंगा कि मैंने एक छोटे बच्चे से ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब माइनस 3 ए बी सी पूछा, तो वो मुझसे बोला कि यार ये मैं तभी बता पाऊंगा जब आप ए बी सी का मान बताओगे मुझे। मैंने बोला चल ठीक है, तो मैंने उसको बताया कि ए बराबर क्यू प्लस आर, बी बराबर पी प्लस आर, सी बराबर पी प्लस क्यू। फिर वो हंसने लग गया, कह रहा यार आप मजाक कर रहे हो, अभी आप अगर पी क्यू आर नहीं बताओगे तो मैं फिर कैसे बता पाऊंगा। तो मैंने कहा चल ठीक है, ले ये इक्वेशन लिख दी मैंने उसके लिए, पी की क्यूब प्लस की क्यूब प्लस आर की क्यूब माइनस 3 पी क्यू आर बराबर 4, ये इक्वेशन मैंने उसके लिए लिख दी। तो बोला अब मैं बता सकता हूं। मैंने कैसे, मैंने कहा अब तू पी क्यू आर कैसे निकालेगा? तो वो बोला कि मैं क्यों निकालूंगा पी क्यू आर, मुझे तो पता है एक इक्वेशन आपने दे रखी है, एक वेरिएबल फिक्स है, मैं तो क्यू आर को क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं, क्यू आर को क्या कर देता हूं 0। मैंने कहा ठीक है भाई कर ले। क्यू आर जब 0 करा तो पी की क्यूब बच गया 4, क्यू आर को 0 करने का मतलब ये खत्म हो गया और ये इतना रह गया भाई। तो अब आप देखेंगे कि ए तो 0 बच गया, तो ए 0 होने पे ये खत्म हो गया नहीं, और बी की क्यूब और सी की क्यूब कितना हो गई, पी की क्यूब प्लस पी की क्यूब, पी की क्यूब कितनी है 4, तो 4 और 4 8 इस सवाल का उत्तर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल में लिख रहा हूं, बहुत अच्छा सा सवाल, कि अंडर रूट ये दिया हुआ है, इफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस अंडर रूट। आप इन सवालों को खुद से करके भी देखिए तो आपको पता चलेगा कि इन सवालों का उत्तर सेम आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, लेकिन वाकई में इसको तरीके से करना या किसी भी और चीज से सोचना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर एक इक्वेशन थी मेरे पास और वेरिएबल कितने थे, 2। कौन कौन से, एक इक्वेशन है और वेरिएबल हैं 2, ए और बी, यही है, ए और बी 2 वेरिएबल है हमारे पास। हमने कहा यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, हम तो कर नहीं पाएंगे इस सवाल को, तो ऐसा करते हैं एक वेरिएबल को 0 कर लेते हैं, तो हमने बी को 0 कर लिया। आप देखिए वाकई में सवाल बहुत टिपिकल है,
अगर आप इसे करने बैठोगे ना तो मेरा भी मन नहीं करेगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर मेरे को ये बात नहीं आती थी उससे पहले मैं ऐसे सवालों को छोड़ दिया करता था, यार कौन दिमाग लगाए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई बी स्क्वायर और ए बी जो है 0 हो गया, ये करते ही सवाल रह गया यहाँ से, और यहाँ से भी खत्म हो गया बी स्क्वायर, और ये 1 था तो मल्टीप्लाई होगा, वैसे खत्म हो गया। सवाल इतना सा रह गया कि भाई ए और ए यानी कि 2a बराबर 1 है, तो a कितना आ गया 1/2। हमसे 1 माइनस ए स्क्वायर पूछ रहा है, तो 1 माइनस 1/4 कितना आ गया 3/4। यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए जी, इसका उल्टा सवाल क्या हो सकता है, अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2, ये दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं अंडर रूट 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2pq, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए भाई क्या उत्तर होगा। देखेंगे भाई, फिर से वही बात आ गई कि यार दो इक्वेशन है, आप मजा ले रहे हो भाई कि एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो एक इक्वेशन को तो 0 करना बनता। पहले सवाल ना आसान बना के थोड़ा मजा आता है, जैसे हमने इसको छोटा सा बना के लिख लेंगे, भाई q को 0 किया है, ये खत्म, q को 0 किया है, ये खत्म, ये इतना। और हमें पता चल गया कि यार ये दोनों तो सेम है, जब ये दोनों सेम है तो इसके बाहर ही 2 लगा देता हूं, इसको भी खत्म कर देता हूं, ठीक है। आप खुद बताओ, यहां से स्क्वायर करें तो 1 माइनस पी स्क्वायर कितना आएगा 3/4, और पी स्क्वायर कितना आएगा जी 1/4। अब अगर पी स्क्वायर 1/4 है तो अंडर रूट अगर इसको कर दे तो 2 गुणा 1/4, तो ये आ गया 2 इंटू 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं √2। √2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सवाल है, इफ a by b प्लस b by c प्लस c by a बराबर 0, ये भाई a by b ये सवाल है। तो आपको बताना है AC by b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई AC माइनस सी की क्यूब बटे ए की क्यूब क्या होगा, ये सवाल हमें बताना है। a बाई बी, b बाई सी, c बाई a बराबर 0 है, और आपको बताना है कि AC बाई बी स्क्वायर सही है, बी स्क्वायर बाई AC बिल्कुल सही है, माइनस सी की क्यूब बटे ए की क्यूब क्या होगा। देखिए ये तो तय हो गया कि एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, तो 2 को हम कुछ भी मान सकते हैं। पहले तो ये बात तय हुई। अब ये बात तय होने के बाद क्या मानना है ये तय करना बाकी है, क्या मानना है ये तय करना बाकी है। तो 0 नहीं मान सकते। आप देखिए, ना तो a 0 हो सकता है, ना b 0 हो सकता है, ना c 0 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नीचे 0 है, 0 है, 0 है। दिक्कत यह है सबसे बड़ी, नहीं कर सकते भाई। फिर क्या करना चाहिए? अब 0 तो कर नहीं सकते। मैंने देखा कि यार c की यहाँ पे क्यूब है और a की क्यूब है। अब आप समझिए किसी संख्या की क्यूब करना थोड़ा सा मुश्किल काम है स्क्वायर से। तो मैंने ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं जो भी मानूंगा वो c और a को मानूंगा। b को देखेंगे क्या निकल के आता है, b अपने आप, लेकिन जो मैं मानूंगा वो c और a को मानूंगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने एक मानना शुरू किया। मैंने क्या किया, c और a को एक मान लिया। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप कुछ भी मान सकते थे, ऐसा जरूरी नहीं है, आप b को भी मान सकते थे, लेकिन वजह मैंने बताई ताकि मेरा ये सवाल भी आसान हो जाए। अगर मैं इन दोनों को एक मानूंगा तो ये पूरा एक हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा देखने में। आप इसको एक मान रहे हैं a को, तो ये 1 आ जाएगा। आप c को एक मान रहे हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा। आपने a और c को 1 माना है, ये खत्म हो जाएगा। आपने इसको 1 माना है, ये। अब पहले आप सवाल देख लीजिए कि सवाल क्या बचा है। सवाल ये बचा है
मैं लिख देता हूं फिर से सवाल कि b प्लस 1/b बराबर -1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पहले इक्वेशन से। पूछा क्या है, b स्क्वायर, ये चीज हमसे पूछी है। बस इतना सा सवाल रह गया साहब कि b प्लस 1/b -1 है और b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर -1 आपको निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब मुझे बताए इससे मुझे ये निकालना है तो मैं स्क्वायर कर सकता हूं इसका। अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनके लिए लिख रहा हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको 6th क्लास में पढ़ाया गया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये कादिर साहब कह रहे हैं, कोई बात नहीं कादिर साहब, हो जाता है कई बार। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा +2 और बराबर 1। बराबर 1 क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 होगा। तो यहां से आपको पता चल गया कि जी b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर बराबर -1 है। तो अगर इतना सा पार्ट -1 है और एक -1 ऑलरेडी है तो -2 इज द राइट आंसर। देख लीजिए जी। चलिए पहले और कुछ सवाल पूछ लेता हूं, फिर इस सवाल पे आते हैं। दो सवाल लिख रहा हूं, ये दो सवाल कभी आए हैं कभी नहीं आए, लेकिन फिर से ये आ सकते हैं, इसलिए ऐसे सवालों में हमें प्रकाश डालना पड़ रहा है। क्या होगा, पहला सवाल है, दो सवाल मैंने एक साथ लिख दे रहा हूं, आसान है इसीलिए, और आप पे भरोसा भी है कि आप कर लेंगे। ये दो सवाल आपको बताने, देख लीजिए। देखिए एक इक्वेशन है पी क्यू आर, और अब इस इक्वेशन से भी आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी कि बेटा हम जीरो किसी को नहीं मान सकते। अगर आपने जीरो मानने की कोशिश की, आपने आर को जीरो माना, खेल खत्म हो जाना है, 1 बराबर 0 आ जाएगा, जो कि गलत है। गणित के अंदर एक कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आप देखेंगे अगर हम आर को 1 मानते हैं, आर को 1, तो सवाल तो होने से रहा, मैंने कहा 2 को मानना है, तो आपने कहा ठीक है मैं क्यू को भी 1 मान लेता हूं। आपने जब इन दोनों को 1 माना, आर को भी 1 और क्यू को भी 1, तो पी कितना आ जाएगा, अपने आप 1 आ जाएगा। यानी कि जब हम क्यू और आर को 1 मान रहे हैं तो पी भी 1 आ जा रहा है, यानी कि तीनों 1 1 है। पी क्यू आर तीनों क्या है, 1 1 है। अगर पी क्यू आर 1 1 है तो ये पी कितना होगा, 1, क्यू की घात -1 1, क्यू कितना होगा 1, आर की घात -1। देखिए मैं बता देता हूं, किसी की भी घात -1 क्या होती है, आर की घात -1 का कोई मतलब नहीं होता, 1/r है। अगर किसी की भी घात -1 है, इस बात का मतलब है कि वो 1/r है, और r अगर 1 है तो वो भी क्या होगा, यहां भी q 1, और ये 1/r है तो क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये आ गया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 बराबर 1। 1 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है। अब इस सवाल की बात करते हैं। तो आप कहेंगे जी इसमें तो मुझे जीरो मानने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, मैंने यहाँ पे देखा सी 0 और यहाँ पे सी को 0 किया तो पता चला कोई इशू नहीं है, किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। किसी की भी पावर 0, x की अगर पावर 0 है तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो मैं समझ गया, फिर तो मैं b को भी 0 ले सकता हूँ और a अपने आप 0 आ जाएगा उसके बाद, तो तीनों 0 हो गए। अगर तीनों 0 हो जाएंगे तो a कितना है, 0, b कितना है, 0 0 0 0, ठीक है।
तो क्या होगा ये 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 प्लस 1 1/1 प्लस 1 प्लस 1 और ये 1 आ जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं आपकी इजाजत पे। अभी हम एक सवाल लिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, सवाल ये है कि a की घात 4 प्लस 1। ठीक है, इस टाइप का सवाल है कुछ कुछ कि a की घात 4 प्लस 1 बराबर है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बड़ा अजीब सा सवाल है ये। a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ब्रैकेट में 4b स्क्वायर माइनस b की घात 4 माइनस 1। आपसे पूछ रहे हैं यार बताओ a की घात 4 प्लस b की घात 4 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। a की घात 4 प्लस b की घात 4 क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। अब एक इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो मैं b को 0 नहीं मान सकता, ये तय है। तो फिर मैं किसको मान सकता हूं अगर मैं b को 0 नहीं मान सकता? तो फिर मैं a को 0 मान सकता हूं, और a को अगर मैंने 0 मान लिया तो भी खेल खत्म है, 0 बराबर 1 आ जाएगा। a 0 है, दोनों बातें क्लियर हो गई। b को मैं 0 मान नहीं सकता और a 0 है नहीं। आप कहेंगे a 0 क्यों नहीं है जी? तो मैं कहूंगा a 0 करने पे ये सारा 0 हो जाएगा और इधर 1 बच जाएगा। तो बात पता लग गई। ठीक है, तो अब फिर क्या करें भाई? फिर ऐसा करते हैं, b को 1 मान लेते हैं, और इसकी वजह भी है क्योंकि b बहुत जगह है। बात समझ रहे हैं कि b को हम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और क्यों मान लेते हैं? क्योंकि b बहुत जगह है। तो फिर क्या करना चाहिए भाई, बताइए? आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप b को 2 मान लें, जैसे अगर आप 1 मानेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा? कोई बात नहीं, b को 1 मान के बता देता हूं, 2 मान के भी। अगर आपने b को 1 माना तो ये आ जाएगा a की घात 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर। अंदर कितना होगा? 4 माइनस 1 माइनस 1, यानी ये आ गया a की घात 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर कितना आ गया? 1। मैं आपको समझाता हूं, हमने क्या किया, हमने b को 1 माना। जैसे हमने b को 1 माना तो a स्क्वायर हमारा निकल आया 1, a स्क्वायर भी हमारा 1 आ गया। अब b को अगर हम 0 मान रहे हैं तो b को 1 मान रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा भाई, 1 की घात 4। और a स्क्वायर अगर 1 है तो a की घात 4 कितना होगा? ये भी 1 होगा। तो ये 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2। मैं एक बार b को 2 मान के भी आपको वेरीफाई करा के दिखाऊंगा कि उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तरीका यही है। बात समझ रहे हैं कि हमने b को 1 माना। देखिए बहुत मुश्किल नहीं हुई, थोड़ी सी मुश्किल जरूर हुई। मैं कहूंगा कि a डायरेक्टली हम नहीं पता कर पाए। हम सोच भी सकते थे कि यार a अगर 1 हो जाए तो बात बन सकती है, लेकिन हम नहीं सोच पाए। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ गए, हमने a स्क्वायर निकाल दिया वहां से। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह थी, आप समझिए मेरी बात को, कि a जो है अगर आप यहाँ पे 1 मानने की कोशिश करते हैं तो a 1 भी हो सकता है और a माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, a पता नहीं चलता हमें। अगर हम b को 2 मान लेते, देखिए अगर हम b को 2 मानते तब क्या होता भाई? तब कैसी मुसीबत आती देखते हैं। तब तो मुझे लगता है शायद बहुत मुश्किलें आ जाती, बहुत, b को 2 मानने पे। तब तो a निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। b 2 तो नहीं है, कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन ऐसी चीजें ना माने तो बहुत सही है, वरना बहुत मुश्किल होगी। देखिए अगर हम b को 2 मानते हैं तो ये क्या होगा? a की घात 4 प्लस 1 बराबर a स्क्वायर बटे 4, और ये 2 दूनी 4 माइनस 4 चौक 16 माइनस 16 माइनस 1। आपने देखा 16 से 16 कट गया। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? a की घात 4 प्लस 1 बराबर माइनस a स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। इसको इधर ले आते हैं, a की घात 4 प्लस a स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 बराबर 0। अब आप मुझे खुद एक बात बताइए बहुत ध्यान से, कि क्या a का कोई मान ऐसा हो सकता है कि जिसपे ये 0 आ जाए? ये ऑलरेडी 1 है, ये स्क्वायर है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये a की घात 4 है,
यानी कि ए यहां से नहीं निकल सकता, ए इमेजिनरी नंबर आ गया, ए कोई इमेजिनरी नंबर आ गया, यानी बी को मैं अगर 2 मान ले रहा हूं तो ए निकल ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसा होगा, ये बात मैंने क्यों बताई कि जैसे कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं 1 ही क्यों मान रहा हूं, मैं 2 क्यों नहीं मान सकता है, 3 क्यों नहीं मान सकता, तो उसकी वजह होगी कि जब आप करोगे इस सवाल को आगे तो सवाल आगे जाके फंस जाएगा। जब मैं बी को 2 मान रहा हूं तो ए निकल ही नहीं पा रहा है, समझ के बात को, जब ए नहीं निकल पाएगा तो हम उत्तर ही नहीं बता सकते। तो कभी भी आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं आगे आने वाले 3-4 दिनों में आपको बहुत सारे कंसेप्ट बताऊंगा, मैं वो कंसेप्ट ऑफ डिग्री, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री, तो आपको ये नहीं डरना है बिल्कुल भी कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कौन सा तरीका लगाना है। आप कोई भी तरीका लगाएंगे जो उसमें लग गया तो आप उत्तर तक पहुंचेंगे। जैसे आप सोचेंगे यार मुझे कैसे पता करूं, मैं तो बी 2 मान रहा था, तो आप उत्तर तक नहीं पहुंच पाए ना, उत्तर अलग तो नहीं आया ना, आप तो बीच में ही रुक गए, आप ए ही नहीं निकाल पाए। तो हर सवाल में ऐसा ही होगा कि आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ब्लॉकेज आ जाएगी। मान लेते हैं जैसे आप गेम खेलते थे, एक गेम में इस रास्ते से गए, ब्लॉकेज आ गई, फिर वापस जाके इस रास्ते से गए, सफलता मिलती थी, ऐसे ही यहाँ पे होगा। गलत नहीं हो सकता सवाल, सवाल गलत नहीं हो सकता, ये गारंटी है। हाँ मतलब ट्रायल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुरंत हमें देखते ही समझ में आ जाता है कि क्या मानना है क्या नहीं, वो आपको उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए। मैं चलिए कुछ और ऐसे सवाल पूछता हूँ जो आपके पेपर में आगे आने वाले टाइम में आ सकते हैं। क्या क्या है वो सवाल, मैंने टिक करके रखे हुए थे बहुत अच्छे अच्छे से सवाल आपके लिए। ये सवाल भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, एक सवाल है, आप कर भी लेंगे इस सवाल को। a प्लस बी प्लस सी बराबर 11 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 11, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 49, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस सी, आपसे पूछ रहा है ए बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए माइनस ए बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ये आपसे आपने सोचा कि यार 2 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन, ठीक है, और वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो हम किसी भी एक वेरिएबल को जो कि आपको लगता है कि सही है, मैं ये नहीं कह रहा किसको, आपको जो भी सही लगता है कि यार आप मैं इस वेरिएबल को 0 मानना चाहता हूं, उसको आप 0 मान सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने सी को 0 माना, या आप ए को भी 0 मान सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप देख लीजिए, मैं एक बार सी को 0 मान रहा हूं, तो अगर मैं सी को 0 मानता हूं तो ये सवाल हो जाएगा ए बी प्लस बी सी, और नहीं बी ए, सॉरी बी ए और माइनस ए बी, यानी ए बी से ए बी कट गया, सिर्फ ए बी बचा। आप देखते इधर, अगर हम ए को 0 मानते तब क्या होता, ए को 0 मानने पे ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता, और केवल क्या बचता, बी सी डायरेक्ट एक ही लाइन में बचता, ठीक है। ए को 0 अगर मैं करता तो बी प्लस सी कितना आता, 11। ए को 0 अगर मैं करता तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आता, 49। तो हम यहां से बीसी निकाल सकते हैं भाई कि नहीं, कैसे निकाल सकते हैं, मैं बीसी को लिख सकता हूं ए प्लस सॉरी बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखेंगे जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc आएगा, ये कट जाएगा, खाली 2bc को 2 से भाग करेंगे, कितना बचेगा, bc। तो अब आप बताइए b प्लस सी का स्क्वायर करना कितना है, 121 माइनस 49/2, ठीक है। 72/2 कितना आ गया, 36। यही सेम सिचुएशन यहाँ पे होगी जब आप ए बी निकालेंगे, जब आप सी को 0 करेंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 11, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। क्लियर है बात, कर लेंगे, ऐसा सवाल कभी आता है तो। आगे बढ़े, चलिए एक सवाल और लिखता हूं आसान सा। अब हमने पढ़ाई है तो मैं चाहूंगा कि इससे कोई भी सवाल ना बचे, और ऐसा कोई भी सवाल अगर पेपर में आता है तो आप कर पाए, ठीक है।
एक सवाल मान लेते हैं आपके सामने कि x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब प्लस 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब की पावर 1/3। ये दिया हुआ है आपको x, ठीक है। x बराबर a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब का होल पावर 1/3 प्लस a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी की क्यूब की होल पावर 1/3। आपसे पूछ रहे हैं कि कई बार ये सवाल पेपरों में आया, बहुत अलग अलग पेपरों में, x की क्यूब माइनस 3bx क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2a की पावर 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2a, तीसरा ऑप्शन है माइनस 2a, चौथा ऑप्शन है 0। अब आप बताइए क्या उत्तर होगा। फटाफट सवाल देख लीजिए क्या है। देखिए, जैसे अब हमने देखा यार एक इक्वेशन है, तो हम क्या कर सकते हैं इस एक इक्वेशन का। सवाल में हमने देखा कि x और b दे रखा है और ऑप्शन में b कहीं नहीं है, ऑप्शन में सिर्फ a है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं कि यार ऑप्शन में अगर a है और मैंने a को 0 किया, तो आप मुझे बताइए a को 0 करने पे ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन भी 0, ये भी 0। यानी a को अगर हम 0 करते हैं तो सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे नहीं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो फिर हम क्या करें, ऐसा करते हैं कि हम b को 0 करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, b को 0 करते हैं, b को 0। अब अगर मैंने b को 0 किया है तो सवाल में भी b खत्म हो जाएगा, इतना रह जाएगा सवाल। आप मुझे बताइए अगर इसका अंडर रूट हम हटाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा भाई, तो a से a कट गया 0। इसके बाद a स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, खाली a। तो अब सवाल रह गया कि x बराबर 2a की पावर 1/3 है। अच्छा आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछिए x की क्यूब। तो अगर मैं क्यूब कर देता हूं इसकी, तो यहां वाली पावर हट जाएगी, क्या बचेगा 2a, और यही हमसे पूछा था, 2a इज द राइट आंसर। तो हम इस तरीके से सवालों को सोचते हैं, ठीक है। क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो सवालों को खत्म करने के लिए जरूरी हैं। जैसे कि ये कॉन्सेप्ट अभी हमने पूरा वैल्यू पुट नहीं जाना है, मैं आपको फिर से बता दूं, आज हमने खाली इतना जाना है कि इक्वेशन और वेरिएबल का मतलब क्या है। इक्वेशन और वेरिएबल का मतलब क्या है, इनमें रिश्ता क्या है। आपने देखा होगा इस बार के मेंस में कुछ ऐसे भी सवाल आए कि 3 वेरिएबल थे और 3 इक्वेशन थे। तो हम उन 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन को सॉल्व करना भी सीखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि अब आपको सिलेबस में क्या क्या ऐड करने की जरूरत है नया, जो हम अब तक नहीं पढ़ रहे थे और हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा हमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, इसका नाम होता है लीनियर अलजेब्रा। पढ़ना इसलिए पड़ेगा कि हम ताकि जल्दी से सवाल कर पाए, बात समझ रहे हैं, ताकि हम जल्दी से सवाल कर पाए, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो पेपर में सवाल आएगा या तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि पेपर में बहुत प्रेशर होता है, उस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो फिर भी उनको क्या आसान बनाया जा सकता है, क्या तरीका लगाया जा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे लीनियर अलजेब्रा का मतलब हो गया कि जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल है, ठीक है। दूसरी बात, अब तक हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पे ध्यान देते थे कि भाई क्वाड्रेटिक के सवाल आ रहे हैं। इस बार क्वाड्रेटिक से बहुत अच्छे सवाल भी आए, तो उनकी ट्रिक क्या हो सकती है। और क्यूबिक से जैसे 2016 मेंस में सवाल आया था, तो थोड़ा सा हम क्यूबिक पे भी ध्यान देंगे। क्यूबिक के अलावा बाय क्वाड्रेटिक, कई बार मैं स्पेशल क्लास रखता हूँ, उतना टाइम नहीं बच पाता, बाय क्वाड्रेटिक तक हम पढ़ लेंगे। बाय क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसमें x की घात है a की घात 4 आएगी, उसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, फोर्थ रूट इक्वेशन, ठीक है, जो हमें एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत है चीजों को, ठीक है। और कम से कम मिसलेनियस में ही 25-30 तरीके के सवाल होंगे जो हमें सीखने हैं। बाकी तो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जैसे वेरिएबल टू इक्वेशन हमने पढ़ा, इसमें भी ये आ जाएगा कि जब हम 0 नहीं कर पा रहे, 1 नहीं कर पा रहे, तो किस तरीके से वैल्यू रख सकते हैं, या और सवालों को कैसे आसान कर सकते हैं। कुछ फॉर्मूला बेस्ड टाइप होंगे, तो आप मान के चलिए कि टोटल मिला के 10 टाइप बनेंगे अलजेब्रा में। 10 टाइप में हम कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को ही हम फिनिश कर लें, कुछ बाकी ना बचे। नहीं, मैट्रिक्स मेथड जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझिए बात को, लेकिन फिर भी आपको क्वाड्रेटिक और इन सब की क्यूबिक की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मेंसुरेशन में भी सवाल आ जा रहा है कि क्यूब के अंदर कितना बड़ा स्क्वायर रखें, बड़े से बड़ा
समझ रहे, जिससे कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो उस केस में बच्चा सोचता है कि मैक्सिमम मिनिमम लगाऊं, क्या लगाऊं, तो आसानी से कैसे उन चीजों को कर सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे। बाय बाय, टेक केयर।